अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ पास्ट पेपर का स्प्रिंग 2024 के ओल्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8 सॉल्व करके शेयर करने वाली हूँ। पिछले वीडियो में हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में लास्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। ये देख सकते हैं आप, फर्स्ट क्वेश्चन है एक फंक्शन वाला क्वेश्चन है, ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वन, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू वन। जबकि हमारे पास फंक्शन ये दिया गया है, एक गिवन फंक्शन है, उसके लिए हमने ये 4 वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। पहले होता है कि हमें सिंगल जो होती है वैल्यू, पिछले पास्ट पेपर में एक सिंगल जो है इक्वेशन या ऐसी वैल्यू थी, उसका हमने डेरिवेटिव वगैरह फाइंड आउट करना था। वो उसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन ये एक है फ्रैक्शन बनी हुई है। इस तरह से फ्रैक्शन में ऊपर और नीचे वैल्यू, इसके लिए तरीका हमारे पास डिफरेंट होता है। उसके फार्मूलाज वगैरह अप्लाई करके उसको डेरिवेटिव लेना होता है। ये आप अच्छे से फार्मूला वगैरह याद करेंगे तो आपको आसानी होगी ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। फिर नेक्स्ट हमारे पास ये मैट्रिसेस वाला क्वेश्चन है। ये पहले भी पिछले पास पेपर में भी आया था, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, मैट्रिक्स का इन्वर्स, ये मैट्रिक्स से हमें दिया गया था और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना था हमें को फैक्टर्स के मेथड से। मैट्रिसेस के को फैक्टर्स के मेथड से हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना था। इसके लिए भी आपको फॉर्मूला याद करने को कहा था। अगर आपने पिछले वीडियो में या पिछले पास पेपर में इसकी तैयारी करते हुए प्रॉपर ये फार्मूला याद किया तो आपके लिए ये क्वेश्चन करना आसान होगा। अब आपको दोबारा से ये क्वेश्चन समझने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी, सिर्फ एक दफ़ा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है आपको। ए इन्वर्स फाइंड आउट करना है इसमें, और दूसरी चीज़ ए मैट्रिक्स को जो ए इन्वर्स हम फाइंड आउट करेंगे उसकी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये वेरीफाई करना है कि वो आई के इक्वल है। इसमें मैट्रिक्स आई का क्या मतलब है, जो हमने वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इन्वर्स इज इक्वल टू आई। आई कैसा मैट्रिक्स है, ये क्या चीज़ है, इसके बारे में भी आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए समझाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 के हमारे पास 2 पार्ट हैं। ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है। मैट्रिसेस वाला तो आपको खुद आइडिया हो गया होगा कि पिछले पास्ट पेपर में भी 2 या 3 क्वेश्चन आए थे मैट्रिसेस से रिलेटेड, और इस पास्ट पेपर में भी ये मैट्रिसेस से रिलेटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारे पास ये है 2 पार्ट में ये क्वेश्चन है। ये हमने एक इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है और दूसरा हमें ये जो हमें दी गई हैं 2 इक्वेशन दी गई है, इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है और फिर अलजेब्रिकली इनको इनका आंसर बताना है, चेक करके इनका आंसर बताना है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 भी एक फंक्शन, दोनों पार्ट इसके फंक्शन वाला क्वेश्चन है। इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम ये फाइंड आउट करना है। और इसका ये जो हमें नीचे ये वैल्यू दी गई है, ये हमें इक्वेशन दी गई है, इसको हमने ग्राफ में बना के हमने दिखाना है। इसको सॉल्व करके वैल्यू फाइंड आउट करके फिर हमने ग्राफ पे हमने इसको शो करना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास ये है, हमने ये हमारे पास जो फंक्शन है ये अब फ्रैक्शन में है। फ्रैक्शन में जो फंक्शन है इसका हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम लिखेंगे गिवन डाटा क्या है हमारे पास। गिवन डाटा क्या क्या चीज़ है, क्या क्या दी गई है। गिवन हमारे पास ये फंक्शन है जो उन्होंने दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास गिवन फंक्शन है। इस पे हमने क्या क्या फाइंड आउट करना है, अब वो लिखेंगे जो चीज़ें हमने फाइंड आउट करनी है। वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1। ये 4 हमने वैल्यूज़ निकालनी है, डेरिवेटिव लेने हैं। इसमें देखेंगे कि इस तरह से फ्रैक्शन में अगर हमें कोई फंक्शन दिया गया कि उसका डेरिवेटिव लेने के लिए क्या रूल्स हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए फॉर्मूला होता है, डेरिवेटिव, ये चीज़ आपने याद करनी है। ये नोट्स बना लें या इसको लिख के रख लें। इसको आपने अगर ये चीज़ याद कर लेंगे तो किसी भी तरह की आपके पास फ्रैक्शन आए, फ्रैक्शन में फंक्शन आए, उसका डेरिवेटिव निकालना आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, सॉरी फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में जो फंक्शन है, डेरिवेटिव ऑफ अ फ्रैक्शन, ये अब इसका नीचे मैं फॉर्मूला आपको बताने वाली हूँ, ये ध्यान से अगर आप याद कर लेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। डेरिवेटिव ऑफ अ फ्रैक्शन इज इक्वल टू, इससे पहले आप इस चीज़ को देखें कि ये जो नीचे नीचे की साइड पे जो वैल्यू होगी इसको हम बॉटम के तौर पे लेंगे और ऊपर की इसको टॉप के तौर पे, इसको टॉप बोलेंगे और इसको बॉटम बोलेंगे।
टॉप और बॉटम पहले इसको इसके नाम के लिहाज से इसको याद रखेंगे, फिर हमें फॉर्मूला अच्छे से समझ आ जाएगा। अब हमने ये देखना है कि फ्रैक्शन में अगर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। पहले बॉटम की वैल्यू को लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बॉटम मल्टीप्लाई, मतलब कि बॉटम की वैल्यू एज इट इज़ होगी, बिल्कुल ऐसे ही होगी, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, टॉप की जो वैल्यू है उसके डेरिवेटिव से। मल्टीप्लाई किससे करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ टॉप, बॉटम की वैल्यू एज इट इज़, नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़, और मल्टीप्लाई किससे करना है, डेरिवेटिव ऑफ टॉप यानी ऊपर की वैल्यू के डेरिवेटिव से। दरमियान में माइनस आएगा, यहाँ पे पहले बॉटम की वैल्यू एज इट इज़ लिखी थी ना, अब माइनस के बाद टॉप की वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे टॉप मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बॉटम। बॉटम की वैल्यू का आप डेरिवेटिव लिखा है और टॉप एज इट इज़ लिखा है। यहाँ पे बॉटम पहले एज इट इज़ लिखा था और डेरिवेटिव ऑफ टॉप लिखा था, दरमियान में माइनस, टॉप मल्टीप्लाई डेरिवेटिव ऑफ बॉटम, और इसको डिवाइड किससे करना है, बॉटम स्क्वायर्ड। बॉटम की वैल्यू लिख के उसको स्क्वायर करके, अगर हम इसकी टॉप की वैल्यू को लें u के तौर पे, अगर हम कहें कि ये हमारे पास u है, खुद से कंसिडर करें, और बॉटम को लें v के तौर पे, ये बॉटम की वैल्यू को बोलें कि ये v है, तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखते हुए फ्रैक्शन के तौर पे डेरिवेटिव लेते हुए अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे तो ऐसे बनेगा। बॉटम की वैल्यू के लिए हमने क्या लिखा है, v, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे v, और उसको मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, डेरिवेटिव ऑफ टॉप, मतलब कि ये जो टॉप की वैल्यू u की वैल्यू है हमारे पास, इसके डेरिवेटिव से। डेरिवेटिव का ये सिंबल होता है इसलिए यहाँ पे ये लगा देंगे, दरमियान में क्या है माइनस, टॉप की वैल्यू एज इट इज़, मतलब कि टॉप की वैल्यू किस सिंबल से हम शो करें, u से, यहाँ पे u लिख देंगे, और साथ में डेरिवेटिव किसका मल्टीप्लाई हो रहा है, डेरिवेटिव ऑफ बॉटम। बॉटम का डेरिवेटिव इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, आगे डिवाइड किसके साथ हो रहा है, टॉप बॉटम स्क्वायर, ये नीचे वाली वैल्यू का स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूला के लिहाज से अगर हम इसका लें डेरिवेटिव लें तो ऐसे होगा, अगर हम इस फंक्शन को y के तौर पे लें, y इज इक्वल टू u ऑफ x डिवाइडेड बाय v ऑफ x। अगर इस वैल्यू को u के तौर पे, इसको v के तौर पे अगर हमने रखा है और इस फंक्शन को y का नाम दे रहे हैं, अगर इसका डेरिवेटिव लेंगे, इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे y फंक्शन पे, तो हमारे पास किस तरह से आएगा, इस तरह से। ये फॉर्मूला वापस लिखेंगे कि किस तरह से अब हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। इस फॉर्मूला में ये वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे, v, अब हमारे पास इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग u और v हमारे पास क्या है, u की ये वैल्यू है और v की ये वैल्यू, ये सारी फॉर्मूला में अगर पुट करें हम डेरिवेटिव, अगर इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, अगर इस पूरे फंक्शन के ऊपर हम डेरिवेटिव अप्लाई कर रहे हैं, पूरी फ्रैक्शन के ऊपर, ये फंक्शन फ्रैक्शन में है ना, तो इसके लिए ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए v की वैल्यू यानी नीचे वाली जो वैल्यू है, बॉटम की वैल्यू है, इसको एज इट इज़ लिखना है एक्स स्क्वायर प्लस 1, और डेरिवेटिव किस पे अप्लाई करना है, ऊपर वाली वैल्यू पे, टॉप वाली वैल्यू पे, यानी 2x पे, ये टॉप वाली वैल्यू है ना, दरमियान में माइनस का साइन लगाना है, फिर टॉप वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखनी है, और डेरिवेटिव किसका लिखना है, बॉटम वाली वैल्यू का लिखना है, नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिखेंगे, और नीचे डिवीजन में हमारे पास क्या है, नीचे वाली वैल्यू का यानी v का स्क्वायर है, इसको स्क्वायर के तौर पे ऐसे ही लिख देंगे, इसको ऐसे लिख देंगे। अगर अब इसको डेरिवेटिव को हम सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एज इट इज़ आएगा, ये वाला। इस चीज़ का हम डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, हम कर रहे हैं ना डेरिवेटिव, तो x हमारे पास 1 हो जाएगा और इसका डेरिवेटिव ऐसे ही आएगा, यहाँ पे ये फिर सॉल्व होकर 2 माइनस 2x। अब अगर इस वैल्यू का हम डेरिवेटिव लें तो जो वैल्यू यहाँ पे पावर में होती है, पीछे भी क्वेश्चंस में डेरिवेटिव लेने का तरीका समझाया था कि इस तरह किसी वैल्यू के ऊपर अगर ऐसे पावर आती है तो ये स्टार्ट में आ जाती है, उसके साथ ये एज इट इज़ आता है, ये जो वैल्यू होती है, और इसके ऊपर जो पावर होती है इसमें से 1 माइनस हो जाता है, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 ही आएगा, और ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो 0 होता है, इसलिए ये 1 यहाँ से ख़त्म हो गया, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास बनी है। इसको अगर हम आगे मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, और बाहर यहाँ पे 2 है, सॉरी इसके नीचे भी तो वैल्यू है ना, इसको डिवीजन के नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, ये वाली वैल्यू एज इट इज़ यहाँ पे लिखी है, ये 2 इधर स्टार्ट पे आ गया, और ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, दरमियान में माइनस है, माइनस एज इट इज़ लिखेंगे, 2 टाइम 4, यहाँ पे आ जाएगा 4 एक्स स्क्वायर, एक्स से मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर बन गया, और ये 2 टाइम 4,
नीचे वाली वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आई है एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, इस तरह से है। इसको मज़ीद सॉल्व करें तो ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई हो गए 2x स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 टाइम 2 माइनस 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाय नीचे वाली वैल्यू एज इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। इसको अगर मज़ीद सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ये 2x स्क्वायर है, ये माइनस 4x स्क्वायर है। इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस 2x स्क्वायर होगा प्लस 2, ये माइनस 2x स्क्वायर ऐसे हुआ है कि 4x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसके साथ पॉजिटिव का साइन है। 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और इस तरह प्लस माइनस करते हुए साइन वो लगाते हैं जो बड़ी वैल्यू के साथ था। ग्रेटर वैल्यू 4 है, 2 स्मॉलर है, इसके साथ माइनस का साइन था इसलिए यहाँ पे हमने माइनस का साइन लगा दिया, और इसके साथ आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अगर इसमें से ये 2 और ये 2 दोनों वैल्यूज़ के साथ 2 है, यानी कि 2 कॉमन आ सकता है। अगर हम 2 कॉमन लें तो अंदर इसके साथ क्या बचेगा माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि 2 तो बाहर यहाँ पे कॉमन आ गया, और इसके साथ इस वैल्यू में से क्या बचेगा 1, क्योंकि 2 तो बाहर कॉमन आ गया, 2 1 टाइम 2, और नीचे हमारे पास बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ी सी तरतीब दें तो ये इस तरह हो जाएगा कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये नेगेटिव वैल्यू वाला जो साइन वाली जो वैल्यू है इसको अंदर की साइड पे यहाँ पे हमने लिखा है, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, ये हमने डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड आउट किया, तो उसकी हमारे पास ये वैल्यू आई है। इसको साथ साथ जो चीज़ें उन्होंने फाइंड आउट करने के लिए कही हैं वो जो जो साथ में फाइंड होती जाए उसको इस तरह से हाईलाइट कर लिया करें, ताकि आइडिया हो जाए कि कौन कौन से सॉल्व हो गया, किस किस का आंसर आ गया, और नेक्स्ट हम कौन से सॉल्व करने वाले हैं। ये एक जो हमें पहली चीज़ उन्होंने बोली थी ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हम डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स फाइंड आउट करने के लिए हम अब ये फंक्शन नहीं लेंगे, इसको नहीं लेंगे जो हमने सिंगल डेरिवेटिव हमने विद रिस्पेक्ट टू एक्स फाइंड आउट किया, इसका जो आंसर आएगा उसकी वैल्यूज़ अब हम पुट करके डबल डेरिवेटिव लेंगे। मतलब कि ये वैल्यूज़ अब हम पुट करेंगे, ये जो पहले डेरिवेटिव की आई हैं, जैसे इस वैल्यू को u के तौर पे, इस वैल्यू को v के तौर पे, मतलब टॉप और बॉटम के तौर पे लेके फॉर्मूला में पुट करके हमने सॉल्व किया था, इसी तरह अब इस वैल्यू को u के तौर पे और v के तौर पे लेके टॉप और बॉटम की वैल्यूज़ को रख के हम इसको फॉर्मूला में पुट करेंगे। जैसे हमने डायरेक्ट यहाँ पे रख के डेरिवेटिव वगैरह लिया था, हम ऐसे भी ले सकते हैं, लेकिन हम अलग से भी u और v का डेरिवेटिव ले सकते हैं। फॉर्मूला में हमें एक दफ़ा u का डेरिवेटिव चाहिए, एक दफ़ा v का चाहिए, मतलब कि एक दफ़ा टॉप की वैल्यू का डेरिवेटिव चाहिए और एक दफ़ा बॉटम की वैल्यू का डेरिवेटिव चाहिए। हम यहाँ पे लिख के डेरिवेटिव लेने की बजाय क्वेश्चन में आसानी के लिए हम अलग से भी डेरिवेटिव ऑफ u फाइंड आउट कर सकते हैं और डेरिवेटिव ऑफ v फाइंड आउट कर सकते हैं। डेरिवेटिव ऑफ u पहले फाइंड आउट करेंगे। u हमारे पास ये ऊपर वाली वैल्यू है, इसको अगर लें तो फिर हम इस तरह से इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसको अगर अप्लाई करें, ये तो मल्टीप्लिकेशन में ये मल्टीप्लाई हो रहा है इसलिए ये इधर आ जाएगा, और इसके साथ डेरिवेटिव इसका इनर जो वैल्यू है इसका डेरिवेटिव आएगा हमारे पास, हम इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। अभी हम u का निकाल रहे हैं, मतलब कि टॉप वाली वैल्यू का हमने u का नाम दिया। इसका डेरिवेटिव निकालते हुए ये 2 एज इट इज़ आएगा। अगर हम इस पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, पीछे भी मैंने बताया था कि जो कांस्टेंट होता है उसका डेरिवेटिव 0 हो जाता है। यहाँ पे इसका अगर डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये कांस्टेंट है, नंबर है, 1 है ना, इसके साथ x है, y है, कोई इस तरह की कोई वेरिएबल वगैरह नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। इधर लिखेंगे 0, और इस वैल्यू का मैंने आपको बताया था कि जो भी पावर में वैल्यू होती है, बार बार ये चीज़ बता रही हूँ कि पावर में जो वैल्यू होती है वो इस तरह से स्टार्ट में आ जाती है, और जो साथ में इस तरह की जो भी वैल्यू है वो इधर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आती है, और पावर में से 1 माइनस करते हैं। 2 में से अगर 1 माइनस करें तो यहाँ पे 1 रह जाएगा। 1 लिखें या ना लिखें उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर नहीं भी लिखा हुआ तो हमें आइडिया है कि इसकी पावर क्या है, 1 है। अब 0 माइनस 2 है तो ये किस तरह से होगा, 2 इंटू माइनस 2x, क्योंकि इस 0 की तो कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अब 2 टाइम हमारे पास हो जाएगा 4x, साथ में माइनस का साइन है तो इसलिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा। मतलब हमारे पास टॉप की वैल्यू का जो आया है डेरिवेटिव वो है -4x। अब बॉटम की वैल्यू का अगर डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास आएगा विद रिस्पेक्ट टू x, अगर हम डेरिवेटिव लें तो इस वैल्यू का अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं तो हमारे पास आएगा क्या, अभी ये आउटर, इसमें अगर दो तरह से होगा कि आउटर वैल्यू और इनर का, इनर साइड और आउटर साइड का डेरिवेटिव लेंगे। पहले तो ये इसके ऊपर होल के ऊपर भी यहाँ पे ये है पावर है, इसके अंदर भी वैल्यू में, इसके ब्रैकेट के अंदर भी जो वैल्यू है उसके ऊपर भी पावर है, इसलिए आउटसाइड और इनसाइड का सेपरेट हम
डेरिवेटिव लेंगे। अभी हम अगर आउटसाइड का लें डेरिवेटिव, पावर के कहाँ पे शुरू में आ जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस वन एज इट इज़ आ जाएगा। टू में से अगर पावर में से अगर हमने वन माइनस किया है तो वो क्या आएगा, वन आएगा। फिर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, मतलब अगर हम वन लिखें या ना लिखें उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो फिर इसका डेरिवेटिव यहाँ तक ही कंप्लीट होगा। यहाँ पे हम इनर वैल्यू का भी, इनर साइड का भी डेरिवेटिव ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये अब इनर वैल्यू है। इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स अगर हम डेरिवेटिव लें एक्स स्क्वायर प्लस वन इसका डेरिवेटिव लें तो इस पे अगर डेरिवेटिव अप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 2x, और ये हमारे पास एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव लेने से वो ज़ीरो हो जाता है। अब ये हमारे पास फाइनल इसका आंसर क्या है, 2x इंटू टू मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। मतलब कि इसका v का डेरिवेटिव और बॉटम की वैल्यू का डेरिवेटिव इस इनर और आउटर, इन साइड और आउटसाइड दोनों डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आएगा। फिर हम इसको यहाँ पे इस तरह लिखेंगे कि ये इनसाइड का हमारे पास था डेरिवेटिव, इसको भी लिखेंगे 2x को भी, इस 2 को भी लिखेंगे और साथ में इस वैल्यू को भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन। इन सबको अब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आउटसाइड का डेरिवेटिव आएगा 2 टाइम 4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये हमारे पास अब किसका डेरिवेटिव आया, v का। ये टॉप की वैल्यू का था, ये u का था, और ये बॉटम की वैल्यू का v का। अब हम इसको जो हमारे पास टॉप और बॉटम की इस तरह से वैल्यूज़ आने पे फॉर्मूला लिख के हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, उस तरह से लिखेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ये पहले ये बॉटम की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय टॉप की वैल्यू का डेरिवेटिव माइनस टॉप की वैल्यू एज इट इज़ बॉटम की वैल्यू का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय ये जो है बॉटम की वैल्यू का स्क्वायर, ये बॉटम की वैल्यू का स्क्वायर यहाँ पे इस तरह से आएगा। इसलिए अब हम लिखेंगे हमारे पास पहले बॉटम की वैल्यू कौन सी है, ये वाली, नीचे वाली वैल्यू ये एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर। यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, ये एज इट इज़, और मल्टीप्लाई किससे होगी, टॉप की जो वैल्यू है उसके डेरिवेटिव से, माइनस टॉप की यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होगी, टॉप की जो वैल्यू है उसके डेरिवेटिव से, मतलब कि u के डेरिवेटिव से। और u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया, -4x। यहाँ पे लिख देंगे -4x, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दरमियान में। यहाँ पे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग दरमियान में हमारे पास क्या है, माइनस, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे। फिर ऊपर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे 2 इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव लिखेंगे। नीचे वाली वैल्यू का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आया था, इसको 2x को और इसको मल्टीप्लाई करने से ये हमारे पास आया था, ये हम लिखेंगे 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। इसके दरमियान में डॉट का ये मतलब है कि ये दोनों आपस में वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो रही हैं, इसमें भी डॉट का मतलब है दोनों वैल्यूज़ आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। और नीचे डिवीजन में इनके साथ क्या था, नीचे वाली जो बॉटम वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वन होल स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर, ये स्क्वायर, अच्छा इसका वैल्यू का अपना स्क्वायर है ये वाला, और ये स्क्वायर हमारे पास फॉर्मूला का स्क्वायर। ये बहुत ध्यान से लगाना है, ये नहीं समझ लेना कि ये अगर स्क्वायर एक दफ़ा लगा दिया तो यही फॉर्मूला का स्क्वायर हो गया। ये वैल्यू का अपना स्क्वायर है और ये फॉर्मूला का स्क्वायर है। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हम फाइंड आउट क्या करें, डबल डेरिवेटिव ऑफ एक्स। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो आसानी होगी। इसको इस वैल्यू को अगर हम, ये तो पहले सिंप्लीफाई है, इसको अगर हम एज इट इज़ ही रखें एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। नेक्स्ट इसको अगर सिंप्लीफाई करें, ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, 4x मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 8x इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसे हमारे पास हो गया। और ये एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये स्क्वायर इस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर यहाँ पे 4 बना देगा। ये इस तरह से सॉल्व हो गया। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, अब हमने ध्यान से देखना है कि सिंप्लीफाई करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, इधर भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, इस वैल्यू में भी एक्स स्क्वायर प्लस वन है, यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस वन है, मतलब इसकी पावर 2 है ना, और यहाँ पे एक ही एक्स स्क्वायर प्लस वन है, मतलब इसमें से हम एक एक्स स्क्वायर प्लस वन कॉमन ले सकते हैं। अगर हम इसमें से एक एक्स स्क्वायर प्लस वन को कॉमन ले लें तो अंदर हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से हमारे पास बचेगा -4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन। ये एक्स स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर था ना, एक एक्स स्क्वायर प्लस वन बाहर गया है, एक पेयर तो हमारे पास है यहाँ पे, इसलिए ये लिख लिया। दरमियान में क्या है, माइनस,
और इसमें से क्या बचा है हमारे पास, ये 8x बचा है, साथ में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बचा है, और ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक ही था, ये यहाँ पे बाहर आ गया, ये एज इट इज़ वैल्यू बाकी सारी रहेगी। और इसकी डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसकी पावर 4 है। अब हम देखें तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे सेम है, एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इस 4 में से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 के साथ कट जाएगा, तो यहाँ पे पीछे क्या बचेगा, 3। अब बाकी सारी वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, और यहाँ पे हम क्या बना देंगे 3, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसमें से एक एक्स स्क्वायर प्लस 1 इसके साथ कट गया, कैंसिल हो गया। अब इसको वैल्यू को एज इट इज़ लिखेंगे, -4x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये वैल्यू एज इट इज़, दरमियान में ये वाला माइनस यहाँ पे लगाएंगे और ये लगाएंगे, बाकी की वैल्यू एज इट इज़ लिखेंगे, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसमें छोटी सी भी अगर आप मिस्टेक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूरे ध्यान से फोकस के साथ अगर ये क्वेश्चन करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, बहुत मुश्किल नहीं है। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये वैल्यू इस अंदर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4x क्यूब माइनस 4x प्लस 1 -4x, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करने से ये -4 है। अब यहाँ पे भी माइनस का साइन है, -8x अगर 1 के साथ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा तो करेगा -8x ही रखेगा, -8x माइनस एक्स स्क्वायर बन जाएगा पॉजिटिव, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और 8x एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होकर बनाएगा 8x क्यूब, और नीचे की वैल्यू हमारे पास एज इट इज़ आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू, ये अब हमारे पास -4x क्यूब है और ये हमारे पास +8x क्यूब है। इन दोनों को अगर सॉल्व करें 8 माइनस 4 करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 4x क्यूब। ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास पॉजिटिव का साइन है, इसलिए यहाँ पे कौन सा साइन आएगा, पॉजिटिव। अब ये -4x और -8x, माइनस और माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, 8 9 10 11 12, ये बड़ी वैल्यू है, ये ग्रेटर वैल्यू है, इसके साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे भी हम माइनस का साइन लगाएंगे और ये ऐड हो गया, हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे 12x, 4x क्यूब माइनस 12x, और इसकी डिवीजन में हमारे पास ये वाली वैल्यू एज इट इज़ आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे ये क्यूब, ये वैल्यू एज इट इज़ आई है। अब हम देखेंगे मज़ीद सिंप्लीफाई अगर हम करें तो इस पूरी वैल्यू में से हमारे पास 4 कॉमन है ना, 4 ये 4 है और ये 12 है, इसमें से 4 कॉमन लिया जा सकता है। अगर हम 4 को कॉमन लें और साथ में यहाँ पे x है, यहाँ पे x क्यूब है, दोनों वैल्यूज़ के पास x है, यहाँ से x भी अगर हम कॉमन लें तो हमारे पास अंदर क्या वैल्यू बचेगी, यहाँ से एक 4 और एक x अगर बाहर आ गया तो यहाँ पे 2x बचे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 3 टाइम 12, ये हमारे पास वैल्यू बची है एक्स स्क्वायर माइनस 3, और हमारे पास डिवीजन में क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 क्यूब। अब हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू क्या आई है, ये इसको सोल्यूशन के तौर पे लिखेंगे 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होल क्यूब। ये हमारे पास डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है। जैसे ये सिंगल डेरिवेटिव की वैल्यू इस तरह हाईलाइट की थी, इसको भी इसी तरह हाईलाइट कर देंगे, या अपने प्रॉपर स्केल वगैरह यूज़ करके इसको इस तरह से हाईलाइट करना है। इस तरह एग्जामिनर को चेक करने में भी आसानी होती है और वो क्वेश्चन को उसको ज़्यादा गौर नहीं करना पड़ता। अब हम इसको अगर देखें, हमें क्या फाइंड आउट करना था, सिंगल डेरिवेटिव डबल डेरिवेटिव। अब हमें सिंगल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड आउट करना है। एक्स की जगह पे सिंपल हम 1 रखेंगे तो आराम से हमारी सॉल्व हो जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 फाइंड आउट करने के लिए हम देखेंगे कि हमें अब इसमें 1 की वैल्यू हमने जो फर्स्ट हमें गिवन फंक्शन था उसमें नहीं पुट करनी, हमें जो हमने फाइंड आउट किया ना डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जो सिंगल डेरिवेटिव हमने फाइंड आउट किया और उसकी वैल्यू जो हमारे पास है, ये इसीलिए मैं हाईलाइट करने का बोल रही थी ताकि बाद में जब ज़रूरत होगी तो आसानी से हमें समझ आ जाएगा। इस वैल्यू में अब हम पुट करेंगे। अब जिधर जिधर x है हम, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू 1 हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करने लगे, जहाँ जहाँ पे x है उधर सिंपल हम 1 रख के इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसकी जगह पे x की जगह पे अगर हम 1 रखें, हमारे पास वैल्यू क्या है ये हम सामने रख लेते हैं ताकि हमें वैल्यू का पता हो। ये वैल्यू है 2 इंटू 1 माइनस एक्स की जगह पे हम अब 1 रखेंगे, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये x की जगह पे फिर से 1 रखेंगे, सॉरी आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, इस x की जगह पे अगर हम 1 रखें, 1 स्क्वायर प्लस ये ऑलरेडी 1 है और इन सब के ऊपर क्या है,
होल स्क्वायर। इसको अगर हम सॉल्व करें तो डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1। 1 का स्क्वायर लें तो 1 ही आएगा, और डिवीजन में हमारे पास क्या है, इस 1 का स्क्वायर लें तो 1 आएगा, 1 प्लस 1, और इसके ऊपर यहाँ पे है होल स्क्वायर। 2 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, और इसके ऊपर क्या है होल स्क्वायर। ये 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 2 टाइम 4। अब 0/4 है, ये अगर डिवाइड हो रहा है 0 के साथ तो क्या हो जाएगा आंसर, डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास ये तीसरी चीज़ भी आ गया, इसको भी इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। लास्ट वैल्यू जो हमने फाइंड आउट करनी है वो क्या है, ये हमने डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमने विद रिस्पेक्ट टू 1 भी कर लिया। अब डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 हमें फाइंड आउट करना है। इसमें हम वैल्यू वो वाली पुट करेंगे जो डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स हमने फाइंड आउट किया था, उसमें हम एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे। अगर हम यहाँ पे ये लिखें इज इक्वल टू, अब हम वो वाली वैल्यू देखेंगे जो डबल डेरिवेटिव हमने निकाला था, तो जो आंसर आया था वो ये है। ये डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स जो फाइंड आउट किया था वो ये वैल्यू, इस वैल्यू हम एक्स की जगह पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 इंटू एक्स की जगह पे 1 इंटू एक्स स्क्वेयर की जगह पे भी 1 माइनस 3 डिवाइडेड बाय ये एक्स है, इस एक्स की जगह पे भी 1 प्लस 1, और इसके ऊपर हम लगाएंगे क्यूब। ये वैल्यू सारी हमने लिख दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, 4 1 टाइम 4 1 माइनस 3, ये 1 यहाँ से आया, 1 1 टाइम 1, 1 का स्क्वायर लिया तो इधर भी 1 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस 1, और यहाँ पे इसके ऊपर है क्यूब। 4 एज इट इज़ आ जाएगा, 3 में से 1 को माइनस किया तो हमारे पास आया -2। यहाँ पे माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आया। 1 प्लस 1 2, 2 क्यूब, अगर हम 2 के क्यूब को अगर 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 4 2 टाइम 8, यहाँ पे नेगेटिव का साइन है इसलिए इसके साथ नेगेटिव का साइन आएगा। 2 का अगर हम क्यूब ले तो ये भी हमारे पास आएगा 8, अगर ये इसको कट करें तो 8 1 टाइम 8, यहाँ पे ऊपर रह जाएगा -1। हमारे पास डबल डेरिवेटिव ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू 1 क्या आया है, -1। इसको भी अब हम इस तरह से हाईलाइट कर देंगे। अगर आपने सारी वैल्यूज इस तरह से साथ साथ में क्वेश्चन में हाईलाइट की हैं तो अलग से फिर क्वेश्चन आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वरना हमें इस तरह से हाईलाइट करके पूरे क्वेश्चन में, जैसे यहाँ पे हाईलाइट की है, ये हाईलाइट की है वैल्यू, यहाँ पे फॉर्मूला लिख के उसको हाईलाइट किया हुआ है, ये वैल्यू हाईलाइट की, ये सारी वैल्यूज़ अगर हमने हाईलाइट ना की तो फिर हमें एंड पे दोबारा से यहाँ पे सोल्यूशन सेट लिखना पड़ेगा। हमें लिखना पड़ेगा कि हमने जो जो वैल्यूज़ फाइंड आउट किए हैं वो क्या है। इसलिए आसानी के लिए ये पहले से साथ साथ में हाईलाइट करते रहिएगा। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पास पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 6, ये हमारे पास है, फाइंड ए इनवर्स एंड शो दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू आई इफ ए इज इक्वल टू दिस। ये हमें एक मैट्रिक्स दिया गया है, हमने अब फाइंड आउट करना है ए इनवर्स। मैट्रिक्स को फैक्टर मेथड से हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, फिर मैट्रिक्स ए को ए इनवर्स की जो हमने वैल्यू फाइंड आउट की होगी उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे और वेरीफाई करेंगे कि ये आई के इक्वल है। ये हमारे पास मैट्रिक्स आई आता है इसके आंसर में। इसको अब सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो देखते हैं कि सबसे पहले हमने ए इनवर्स फाइंड आउट करना है। ए इनवर्स, पहले भी आपको जितनी दफ़ा भी इनवर्स मैट्रिक्स का इन्वर्स लेना सिखाया है, फार्मूला बोला था कि ये याद कर लें। अगर आपने ये फार्मूला याद किया तो आपके लिए आसानी होगी, अगर आपने नहीं याद किया हुआ तो मुश्किल होगी। इन ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये फार्मूला अच्छे से याद कर लें कि किसी भी 3/3 मैट्रिक्स का, 3 रोज और 3 कॉलम वाले मैट्रिक्स का अगर आपने इन्वर्स फाइंड आउट करना है तो उसके लिए हमें करना होगा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू दिस। इसमें अगर हम ए की वैल्यू लिखें, ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है उसकी हम सारी वैल्यू यहाँ पे अगर लिखें तो वो आएगी 2 1 -8, 2 1 -8, 3 2 5, 3
2 5 0 3 माइनस 5 0 3 माइनस 5, ये पूरी वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिख देंगे। अब हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करें तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट हम यहाँ पे लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड आउट करें ना, इसलिए ये एज इट इज लिखेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का पहला एलिमेंट लिख के उसके अंदर हम यहाँ पे बाकी वैल्यूज लिखेंगे। फर्स्ट रो का और फर्स्ट कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट अगर लिया तो उस रो और उस कॉलम को हम छोड़ देंगे, इस रो को और इस कॉलम को हम छोड़ देंगे, पीछे कौन सी वैल्यू बचेगी 2 3 5 माइनस 5, इसको लिखेंगे हम सिर्फ 2 3 5 माइनस 5, दरमियान में माइनस का साइन आएगा। नेक्स्ट अगर डिजिट लें तो वो 3 है, इसमें से ये और ये वैल्यू हमने छोड़ी है, तो हमारे पास क्या बचा है 1 3 माइनस 8 माइनस 5, यहाँ पे लिखेंगे 1 3 माइनस 8 माइनस 5, ये वैल्यू एज इट इज लिखी। अब हमारे पास थर्ड वैल्यू कौन सी है, ये 0, यहाँ पे प्लस का साइन लगा के देन 0 आएगा, और इसके दरम्यान में कौन सी वैल्यू आएगी, ये रो और ये कॉलम छोड़ेंगे क्योंकि इसमें से हमने ये वैल्यू लिया है, इसको अगर छोड़ें तो क्या बचेगा हमारे पास 1 2 माइनस 8 5, इसको हम एज इट इज लिख लेंगे 1 2 माइनस 8 5। इसको अब हम सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का ये तरीका है कि जो इस चीज़ के अंदर यहाँ पे जो वैल्यू आती है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में कौन सा साइन लगाते हैं, माइनस का साइन लगाते हैं। 2 ये बाहर एज इट इज आएगा और 5 2 टाइम माइनस 10 क्योंकि इसके साथ माइनस है, और दरमियान में फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्रॉस मल्टीप्लाई के दरमियान में कौन सा साइन आएगा, माइनस का। 5 3 टाइम 15, ये ऐसे आ जाएगा। देन हमारे पास है -3, ये वाला -3 एज इट इज आ गया। 5 1 टाइम -5 क्योंकि यहाँ पे माइनस है 5 के साथ, क्योंकि अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई के दरमियान में कौन सा साइन लगाना होता है, माइनस का, इसलिए यहाँ पे माइनस लगा रहे हैं। और 8 3 टाइम 24, इस 8 के साथ भी माइनस है इसलिए यहाँ पे एक और माइनस आएगा, फिर आएगा +0 और अंदर ये क्रॉस मल्टीप्लाई और दरमियान में माइनस का साइन। 5 1 टाइम 5 -8 और मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो -16 आएगा, ये 2 टाइम 16। इसको सिंप्लीफाई करें तो आएगा 2 इंटू -10 और -15, ये दोनों ऐड हो जाएंगे और साइन वो आएगा जो ग्रेटर वैल्यू के साथ होगा। ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे। 10 -10 और -15 को अगर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा -25 क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास नेगेटिव का साइन है। -3 इंटू ये वाला -5 यहाँ पे एज इट इज़ आया। अब ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे और ये 24 एज इट इज़ आया। ये माइनस और माइनस दोनों साइन ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे इसलिए ये प्लस में चेंज हो गया। +0 इंटू 5 माइनस माइनस +16। मज़ीद अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 करें तो आएगा -50। ये माइनस का साइन है इसके साथ और इसके साथ प्लस का, इसलिए इसके मल्टीप्लाई होकर दोनों साइन क्या हो गए, माइनस के। यहाँ पे -3 एज इट इज़ आएगा और ये अभी हम ब्रैकेट में लिखते हैं क्योंकि ये फिर इकट्ठे हो जाएंगे और यहाँ पे कन्फ्यूजन बन जाएगी। 24 में से हम 5 को माइनस करेंगे। ये देखें 24 के साथ पॉजिटिव का साइन है और 5 के साथ नेगेटिव का साइन है। जो वैल्यू आएगी उसके साथ पॉजिटिव का साइन होगा क्योंकि ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है। 24 - 5 अगर करें तो हमारे पास आता है 19 +0 इंटू 16 और ये 5 को हम प्लस करेंगे, यहाँ पे आएगा हमारे पास 21। अब इसको मज़ीद सॉल्व करें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए करें तो हमारे पास आएगा ये -50 आएगा यहाँ पे, और ये -3 को 19 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -57। 19 मल्टीप्लाई बाय -3 करें तो आएगा -57 क्योंकि ये बाहर 3 के साथ हमारे पास माइनस था। +0 मल्टीप्लाई बाय 21, 0 के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड हो तो क्या हो जाएगी, 0। यहाँ पे इसका आंसर 0 आ जाएगा, ये 57 है। अब इसको सिंप्लीफाई करें, -50 है हमारे पास और -57 है और ये 0 तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा, 0 की कोई वैल्यू नहीं। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, -107। हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकल आई गई जो हमें ये फाइंड आउट करनी थी। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू -107। अब हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड आउट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोफैक्टर्स ऑफ ए
ट्रांसपोज, इसका ये तरीका है, ये इसका फॉर्मूला है, ये भी अच्छे से हमें याद करना है। जिस तरह डिटर्मिनेंट हमने निकाला है उसी तरह एडजॉइंट भी निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू को फैक्टर्स ऑफ ए ट्रांसपोज, जो ए के को फैक्टर्स होंगे उनका अगर हम ट्रांसपोज लें तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आएगा। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें को फैक्टर्स चाहिए। ए मैट्रिक्स के को फैक्टर्स हम निकालने के लिए यहाँ पे पहले तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे कि ए मैट्रिक्स हमारे पास था क्या। ए मैट्रिक्स हमारे पास क्वेश्चन के शुरू में उन्होंने जो दिया था वो था 2 1 -8, 2 1 -8, 3 2 5, 3 2 5, 0 3 -5, 0 3 -5। अब इसके को फैक्टर्स निकालते हैं। को फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको बहुत ध्यान से समझना है, यहाँ पे अगर कोई मिस्टेक हो जाए तो फिर क्वेश्चन पूरा गड़बड़ हो सकता है। पहले आप इस तरह से ये चीज़ बना लें जहाँ पे आप इसकी वैल्यूज़ लिखने वाले हैं। इसके अगर हम साइन वगैरह ध्यान से लगाएं, एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन ये सब कुछ इस क्वेश्चन में ध्यान से करें तो कोई भी गलती होने का चांस नहीं होता। अगर हम इसकी तरफ ध्यान ना दें, कोई भी मिस्टेक इस तरह की हो जाए, साइन भी एक आगे पीछे हो जाए तो पूरा क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि लास्ट पे फॉर्मूला में इन्हीं वैल्यूज़ में से हमने वैल्यूज़ पुट करनी होती है। अर्जेंट ऑफ ए पुट करना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पुट करना होता है इन्वर्स निकालने के लिए, फिर पूरी वैल्यू गलत हो सकती है। अब इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है, वो अगर हम देखें, सबसे पहले हम पहली जो रो होगी फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को इस तरह से हाइड कर देंगे। अगर हम इसको हाइड कर देंगे, छुपा दें, तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बचेगी? ये वैल्यू सिर्फ बचेगी 2 3 5 -5। ये हाइड करने से हमारे पास जो वैल्यूज़ बची हैं 2 3 5 और -5, वो यहाँ पे हम लिख लेंगे 2 3 5 और -5। ये इस तरह से हमने लिख ली। अब हम यही फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को अगर हाइड कर लें, पहले फर्स्ट कॉलम को हाइड किया था, अब सेकंड कॉलम को अगर हाइड करें तो कौन सी वैल्यूज़ बचती हैं? 1 -8 3 -5, 1 -8 3 -5। ये रो वाले को इधर ही ऐसे ही रहने देंगे, सिर्फ कॉलम वाले को मूव करेंगे। अगर ऐसे ही कॉलम वाले को मूव करें, हम हमारे पास कौन सी बची हैं? 1 -8 2 और 5, ये वैल्यूज़ बची हैं, ये हमने यहाँ पे लिख ली हैं। अब हम तीनों कॉलम को बारी बारी हाइड करके लिख चुके हैं। अब इसको मूव करेंगे, रो वाले को, रो सेकंड रो पे ले आएंगे और फर्स्ट कॉलम को अगर हम हाइड कर दें, पीछे क्या बचेगा? 3 5 0 -5, 3 5 0 -5। अब ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हाइड किया था, अब सेकंड रो और सेकंड कॉलम को अगर हम हाइड करें, इन दोनों को हाइड करें तो क्या वैल्यू बचेगी? 2 -8 0 -5, 2 -8 0 -5। अब इसी तरह सेकंड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करें, 2 3 -8 5, 2 3 -8 5, ये वैल्यू हमारे पास बची है। अब इसको मूव करेंगे, क्योंकि तीनों कॉलम हो गए, अब इसको मूव करेंगे, रो वाली को, रो को हाइड करेंगे, थर्ड रो को, और फर्स्ट कॉलम को अगर हाइड करें तो क्या बचेगा? 3 2 0 3, 3 2 0 3। सेकेंड को हाइड करें तो बचेगा 2 1 0 3, वो यहाँ पे लिख लेंगे 2 1 0 3। थर्ड कॉलम को अगर हाइड करें तो क्या बचेगा हमारे पास? 2 1 3 2, ये लिख लेंगे 2 1 3 2। अब इन सबको हाइड करके हमने ये इस तरह से बना लिया। अब आगे आसानी है, क्योंकि ये मुश्किल स्टेप हमने कर लिया है। इसके साथ हमने साइन भी लगाने होते हैं, वो किस हिसाब से लगाते हैं ये हम देखेंगे। पहला पॉजिटिव साइन था, इसलिए यहाँ पे हमने पॉजिटिव का साइन लगा दी पहली वैल्यू के साथ। अगर पहला पॉजिटिव है उसका ऑपोजिट साइन आएगा नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इस लिहाज से हम यहाँ पे भी साइन लगा लेते हैं। पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव लगाया, ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, ये पॉजिटिव इसके साथ आएगा, ये नेगेटिव इधर फर्स्ट के साथ आएगा, ये पॉजिटिव सेकेंड के साथ आएगा, ये नेगेटिव थर्ड के साथ आएगा। नेगेटिव साइन जहाँ पे है वहाँ पे कोई ना कोई चेंज आएगा, क्योंकि नेगेटिव साइन अंदर के साइंस को चेंज करता है, अंदर की वैल्यूज़ वाले जो साइन होंगे उनको चेंज करेगा, जबकि पॉजिटिव साइन जो वैल्यूज़ के साइन को चेंज नहीं करता। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये सारे साइन हमने इसके हिसाब से लगा लिए हैं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको भी उसी तरह से सॉल्व करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना होता है। अब हम यहाँ पे अगर लिखेंगे तो को फैक्टर्स ऑफ ए हम फाइंड आउट कर रहे हैं, यहाँ पे लिख लेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे 5 2 टाइम -10, दरमियान में माइनस का साइन आएगा, 5 3 टाइम 15, यहाँ पे माइनस का साइन आएगा,
5 वन टाइम -5, दरमियान में माइनस का साइन, -24, 8 3 टाइम 24, इसलिए -24, और ये पॉजिटिव का साइन रहेगा। 5 वन टाइम 5, दरमियान में माइनस का साइन आएगा क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई के दरमियान में हमने माइनस का साइन लगाना है। 8 2 टाइम -16, क्योंकि 8 के साथ हमारे पास माइनस है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे बाहर नेगेटिव साइन आएगा। 3 5 टाइम 15, -15, क्योंकि इसके साथ माइनस है। -5 0 टाइम 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 5 2 टाइम -10, -0। अब ये नेगेटिव का साइन एज इट इज़ आएगा, और 5 2 टाइम 10 -8 3 टाइम 24, और 24 के साथ भी माइनस आएगा क्योंकि इस 8 के साथ माइनस है। नेक्स्ट अब ये वाला करेंगे। 3 3 टाइम 9, -2 0 टाइम 0, 9 -0 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट हम ये वाला करेंगे, यहाँ बाहर नेगेटिव का ही साइन रहेगा। 3 2 टाइम 6, -1 0 टाइम 0, यहाँ पे पॉजिटिव का साइन रहेगा। 2 0 टाइम 0, 3 1 टाइम 3। सॉरी, यहाँ पे इसमें ज़ीरो की जगह पे यहाँ पे 2 आना चाहिए। ये देखें, अगर हम यहाँ से छोटी सी मिस्टेक हो गई है। अगर हम यहाँ पे थर्ड रो और थर्ड कॉलम को इस तरह हाइड करें, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को हाइड करें, 2 1 3 2 हमारे पास वैल्यू बचेगी। 2 1 3, और ये 2, यहाँ पे 2 बचेगा। 2 2 टाइम 4 होगा यहाँ पे, -3 1 टाइम 3। यहाँ पे ये मिस्टेक पता चल गया, वरना ये पूरा क्वेश्चन इस एक मिस्टेक की वजह से गलत होता। नेक्स्ट हम करेंगे इसको, अगर हम सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएंगे को फैक्टर्स ऑफ ए इज इक्वल टू, इसको सिंप्लीफाई करें, -10 और -15 प्लस होके होगा -25, क्योंकि बड़ी ग्रेटर वैल्यू के साथ हमारे पास ये माइनस का साइन है, इसलिए यहाँ पे हमने साइन माइनस का ही लगाया। ये -15 और ये बाहर का माइनस दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर +15 बना देंगे इसको। ये 9 और -0 करेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, ये हमारे पास है माइनस का साइन है, यहाँ पे अंदर भी माइनस का साइन है 5 के साथ भी, और यहाँ पे 24 के साथ भी माइनस का, इनके दरमियान में भी माइनस का। इसके पहले तो साइन को सॉल्व करते हैं। ये -5 तो एज इट इज़ रहेगा, ये माइनस और ये माइनस दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, +24। ये इस तरह से आ जाएगा। ये -10 और -0 करेंगे तो हमारे पास -10 ही आएगा। ये -6 है, 6 में से 0 को माइनस किया तो 6 ही रहेगा। ये बाहर वाला माइनस अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई होकर इसको -6 बना देगा। 5 -16, माइनस माइनस +16 हो जाएगा। 5 +16, फिर हम यहाँ पे लिख देंगे। ये बाहर भी हमारे पास माइनस है और अंदर भी, जैसे यहाँ पे हमने इन दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करके +24 बनाया, इधर भी दोनों माइनस को मल्टीप्लाई करके +24 बनाएंगे। 10 + 24, ये इस तरह आ जाएगा। 4 - 3 करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसका मज़ीद अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो को फैक्टर्स ऑफ ए हमारे पास क्या आएंगे, ये है -25 एज इट इज़, ये 15 भी एज इट इज़, 9 भी एज इट, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो चुके हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, +24 और -5, इसको अगर सॉल्व करें तो 19 आएगा। ये बाहर हमारे पास माइनस है, इसलिए -19 यहाँ पे लिख देंगे। 24 -5 करें तो 19 आएगा। ग्रेटर वैल्यू के साथ पॉजिटिव का साइन है, इसलिए 19 के साथ पॉजिटिव का साइन था, लेकिन बाहर एक माइनस है, वो माइनस अगर अंदर पॉजिटिव साइन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसको नेगेटिव कर देगा, इसलिए ये -19 आ गया। ये -10 एज इट इज़, ये -6 भी एज इट इज़। इसमें से अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 16 + 5 करें तो हमारे पास आएगा 21। अब 24 और 10 को प्लस करें तो हमारे पास आएगा 34, और बाहर माइनस का साइन है, इसलिए 34 के साथ माइनस का साइन लग के ये हो जाएगा -34, और ये 1 है। ये हमारे पास को फैक्टर्स आ गए हैं। हमें एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट निकालने के लिए को फैक्टर्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं। अगर यहीं पे इनका ट्रांसपोज लें तो हमारे पास आंसर क्या आएगा। ट्रांसपोज क्या चीज़ होती है, ये आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर हमारे पास ये फर्स्ट रो है, रो 1 इसका नाम देंगे, ये सेकंड रो है, रो 2 इसको नाम देंगे, और ये थर्ड रो है, रो 3 इसको नाम देंगे। और इस तरतीब से अगर कोई चीज़ लिखी हुई है तो ये कॉलम्स हैं, कॉलम 1, कॉलम 2 और कॉलम 3, C1 C2 और C3। रो को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में चेंज करने के तरीके को ट्रांसपोज लेना कहते हैं। अगर हम रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करके एक नया मैट्रिक्स बना देंगे तो हमारे पास वो क्या होगा, ट्रांसपोज होगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ ए हमने ये निकाले हैं ना, को फैक्टर्स ऑफ ए हमने ये निकाले हैं, तो अगर हम इसको ट्रांसपोज ले लेंगे तो वो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए होगा। अगर अब हम नेक्स्ट पेज पे इसका
को फैक्टर्स से एडजॉइंट बनाते हैं। हमारे पास को फैक्टर्स ऑफ ए क्या आए हैं, ये हमारे पास को फैक्टर्स आए हैं ना। -25 इसको पहले एज इट इज़ लिखेंगे, -25, फिर हमारे पास है 15, फिर हमारे पास है 9, -19, -10, -6, 21, -34 और 1। अब हम इस वैल्यू का ट्रांसपोज लेंगे, ट्रांसपोज लेके रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रो में चेंज करेंगे। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में अगर चेंज करें -25, -19, 21, ये इस तरह रो में लिखा हुआ था, हमने इस तरह कॉलम में लिख दिया। अब ये सेकंड रो इस तरह सेकंड रो में सेकंड कॉलम में चेंज हो जाएगी, -10, -34। ये सेकंड रो इस तरह सेकंड कॉलम में चेंज हो गया। ये थर्ड रो इस तरह थर्ड कॉलम में चेंज होगी, 9, -6 और 1, ये इस तरह से चेंज हो गया। अब ये हमारे पास क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए। को फैक्टर्स निकाले, को फैक्टर्स का ट्रांसपोज लिया और हमारे पास क्या ये जो आंसर आएगी क्या बन गया, एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आया था, -107। एडजॉइंट क्या आ गया, ये वैल्यू। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, ए इनवर्स। ए इनवर्स कैसे आएगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। यहाँ पे अगर हम ये लिख दें -25, -19, 21, 15, -10, -34, 9, -6 और 1, ये हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए है, डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए है 1/7। डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम लिखें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ए इनवर्स। ये ए इनवर्स का सिंपल फॉर्मूला था ना, एडजॉइंट ऑफ ए, इसकी जगह पे हमने ये एडजॉइंट की वैल्यू पुट की। ये हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए था फॉर्मूला के नीचे वाली की साइड, फ्रैक्शन के नीचे, तो हमने डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू लिख दी, जो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आई थी, ये हमने यहाँ पे लिख दी, तो ये हमारे पास आ गया इनवर्स। ये अगर हम इसको डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस की वजह से इनके साइन चेंज होंगे ना, जिन जिन के साथ माइनस का साइन है उसके साथ ये माइनस मल्टीप्लाई होकर उस साइन को पॉजिटिव कर देगा, और जिनके साथ ये माइनस का साइन नहीं है उस फ्रैक्शन के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। इससे सिंपल अगर हम एक स्टेप में अगर इसका काम खत्म करें तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24/107, क्योंकि ये इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, इसके साथ भी नेगेटिव साइन है, इन दोनों का नेगेटिव साइन यहाँ पे पॉजिटिव में चेंज हो गए, इसके साथ भी नेगेटिव है, इसके साथ भी नेगेटिव है, ये अंदर हर एक एलिमेंट के साथ यहाँ पे डिवीजन में आ जाएगा, क्योंकि ये इस मैट्रिक्स के साथ डिवाइड हो रहा है। जब किसी मैट्रिक्स के साथ इस तरह से कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो उसके अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ सेपरेट डिवाइड होता है। अब ये 19 के साथ अगर होगा तो ये दोनों के सेम साइन है, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, इसलिए अब यहाँ पे इसका आंसर आएगा 19/107 और ये 21/107, लेकिन इसके साथ माइनस का साइन आएगा, क्योंकि पहले पॉजिटिव साइन है एक नेगेटिव है, दोनों ऑपोजिट साइन मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो तो क्या बनाते हैं, माइनस बनाते हैं। अब इसके साथ भी यही हिसाब है, यहाँ पे भी माइनस आएगा, -107, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये दोनों पॉजिटिव कर देंगे इसको, ये वाला साइन पॉजिटिव हो जाएगा, ये वाला भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ये भी दोनों पॉजिटिव में चेंज हो जाएंगे। 34/107, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, इसलिए ये इसको भी नेगेटिव कर देगा, ये नेगेटिव और ये दोनों नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये 1 और ये इस तरह से ये भी नेगेटिव हो गया। क्वेश्चन में फर्स्ट हमें फाइंड आउट करना था ए इनवर्स, तो उसकी वैल्यू हमारे पास ये आ गई है, ए इनवर्स हमने फाइंड आउट कर लिया। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या थी कि हमने ए इनवर्स हमने ये वेरीफाई करना है कि ए मल्टीप्लाई बाय ए इनवर्स इज इक्वल टू आई। अब हम ए को ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और देखेंगे कि ये आई के इक्वल आता है या नहीं, और ये आई भी मैं आपको नेक्स्ट स्टेप में एक्सप्लेन करती हूँ कि आई क्या चीज़ है। पहले मैट्रिक्स ए को जो ए इनवर्स का आंसर आया उसके साथ हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं ए की वैल्यू पहले लिखते हैं। अब हमने ए डॉट ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, मतलब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, तो हम यहाँ पे पहले वैल्यूज़ लिखेंगे। पहले हम ये ए की वैल्यू लिख रहे हैं 2 1 -8, मैट्रिक्स ए की वैल्यू लिख रहे हैं, वो क्या है 2 1 -8 3 2 5 3 2 5 0 3 -5 0 3 -5, ये हमने वैल्यू लिखी है, और साथ में ए इनवर्स की वैल्यू लिखनी है जो हमारे पास आई है। ए इनवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या आई है, ये हमारे पास ए इनवर्स की वैल्यू है,
ये वाला मैट्रिक्स ए इन्वर्स की वैल्यू है, ये हम अगर एज इट इज़ लिखें तो 25/107 माइनस 15/107 माइनस 9/107 19/107 10/107 6/107 माइनस 21/107 34/107 माइनस 1/107, ये सारी वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने मल्टीप्लिकेशन का रूल देखना है कि मल्टीप्लिकेशन किस तरह से हम कर सकते हैं। उसका एक रूल है कि फर्स्ट अगर इस तरह से 3/3 हमारे पास दोनों मैट्रिसेस हैं तो फर्स्ट मैट्रिक्स की फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम, फिर सेकंड कॉलम और फिर थर्ड कॉलम, इसी तरह सीक्वेंस के साथ फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है, फिर हमने सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और फिर थर्ड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है और इनके दरमियान में हम पॉजिटिव का साइन लगाएंगे, प्लस का साइन लगाएंगे। तो चलते हैं हम इनको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2, 3 और 0 को इस तरह तरतीब से इन तीनों के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 2 को यहाँ पे 25 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आएगा, 225 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास आएगा 50/107। दरमियान में मैंने आपको बताया प्लस का साइन लगाना है। अब ये फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कौन सा है, 3, और इधर क्या है 19। 3 को अगर हम 19 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 57, 57/107। 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसको वैसे ही 0 बना देगा और दरमियान में कौन सा साइन आएगा, प्लस का। फिर मैंने आपको बताया कि फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों कॉलम के साथ करना है। फर्स्ट कॉलम के साथ हमने कर लिया, अब हम इस सेकंड कॉलम के साथ करेंगे। 2 को 15 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 30/107, माइनस 30 आएगा क्योंकि यहाँ पे माइनस है। 3 को अगर हम 10 के साथ करें तो 30 आएगा, 10 टाइम 30/107 आ जाएगा। अब 0 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये 0 हो जाएगा। अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम के साथ भी कर लिया, अब फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। 2 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 9 2 टाइम माइनस 18 आएगा क्योंकि 9 के साथ 18 है, 9 के साथ माइनस है। अब 3 को 6 के साथ करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 18, यहाँ पे भी 18 आ गया और यहाँ पे नीचे 107। 0 को इसके साथ करेंगे तो आएगा हमारे पास 0। जिस तरह फर्स्ट रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ किया था ना, अब हम सेकंड रो को फर्स्ट सेकंड और थर्ड कॉलम के साथ तरतीब से अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसको इसके साथ 1 को अगर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 25/107। 2 को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा 38/107। इस 2 को इस 19 के साथ हमने मल्टीप्लाई किया। 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -63/107 क्योंकि ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन आया। अब ये सेकंड रो को सेकंड कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो आएगा 15 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू -15/107। अगर ये आएगा 20/107 प्लस 102/107। अब इसी रो को थर्ड कॉलम के साथ इस कॉलम के साथ हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या वैल्यू होगी, 1 को हम अगर -9 के साथ कर रहे हैं तो -9/107 प्लस 6 2 टाइम 12/107 माइनस 3 1 टाइम इस 1 के साथ -3/107। अब ये थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम तरतीब से तीनों कॉलम के साथ हम किसको करें, थर्ड रो को अगर मल्टीप्लाई करें तो इसी तरह जिस तरह तरतीब से मैंने हर रो के एक एक एलिमेंट को कॉलम के एक एक एलिमेंट से किया, इसी तरह तरतीब से आराम से हम करेंगे तो हमारे पास आएगा -200 डिवाइडेड बाय 107। 8 को यहाँ 25 से हमने मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट हमारे पास अब इस 5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 को करेंगे तो हमारे पास आएगा 95/107 प्लस 105/107। अब ये रो हो गई है, अब ये रो इस कॉलम के साथ होगी, अब ये रो इस कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आएगा -15/107। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ये आपने पीछे से देखा होगा, मेरे साथ साथ कर रहे होंगे तो फिर आपको भी मसला होगा। मैंने यहाँ पे सेकंड रो को ना इस कॉलम और इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आप देखिएगा थर्ड रो को इसके साथ ध्यान से अगर हम मल्टीप्लाई करें, 8 को अगर -15 के साथ करें तो हमारे पास यहाँ पे आएगा 120, ये माइनस नहीं आएगा, 120 आएगा।
फिर इसको करें तो यहाँ पे हमारे पास 50 आएगा। इसको सही से लिखते हैं 120 50, और इसमें 102 की जगह पे हमारे पास आ रहा है -170। -5 को अगर हम उसके साथ करें तो जी यहाँ पे आएगा -170 आएगा 34 के साथ अगर मल्टीप्लाई करें तो। इसी तरह यहाँ पे भी वैल्यूज चेंज होंगी। थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, -8 को अगर हम -9 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमारे पास 72 आएगा। 72/107। 5 को 6 के साथ कर रहे हैं तो 30/107 और 5/107, क्योंकि ये 5 1 टाइम 5, ये यहाँ से थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ये आप ध्यान से कीजिएगा इस तरह से। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, तो हमारे पास क्या आएगा, इधर हम अगर इनको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आएगा 50 + 57 अगर हम करें तो हमारे पास आएगा 107 डिवाइडेड बाय 107। इसी तरह इसको हम करें 38 + 25 है, और हमारे पास तीसरी क्या चीज़ है -63। इन तीनों को अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास 38 और 25 को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास होगा 63/107, और एक हमारे पास ये -63/107 है। अगर हम इसको सॉल्व करें -200/107 ऐसे लिखते हैं, और 95 और इसको अगर हम प्लस करें तो ये भी हमारे पास आएगा 200 इसको अगर प्लस करें तो यहाँ पे 200/107 ये आ जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करें, ये माइनस का है और ये पॉजिटिव का है, -30/107 और +30 ये दोनों कट जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 0। और इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, -15 + 20 और 102 है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा 107/107। इसको ऐड करें और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पे हमारे पास 107 आएगा। इसी तरह इसको भी अगर हम ऐड करें 120 + 150 है तो ये हमारे पास 107/107 आएगा, -107/107 ये वाला ये एज इट इज़ ये 170 आएगा। 120 और 150 को करें, 120 और 50 को ऐड करें तो यहाँ पे 170 आएगा। अगर ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, वैल्यू सेम है और ये भी कट जाएंगी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। यहाँ पे -9 + 12 और करेंगे -13 को, अगर हम इन दोनों को ऐड करें, ये पॉजिटिव का है ना, ये नेगेटिव का है, 9 10 11 12, तो यहाँ पे ये बन जाएगा -12/107 और ये एक पॉजिटिव 12/107 हमारे पास है। और ये 72 + 30 और +5 अगर हम करें तो हमारे पास ये बन जाएगा 107/107। ये भी इस तरह से हो गया। इस सारे को अगर हम सिंप्लीफाई करें मज़ीद तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आएगा, ये 107 से कट के यहाँ पे क्या बना देंगे 1, 63 पॉजिटिव का, ये नेगेटिव का है, ये कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे 0 रह जाएगा। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव है, ये भी कट जाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 0, ये ऑलरेडी 0 है, ये भी 0 है। ये 107 और 107 दोनों डिवीजन में है, 107 1 टाइम 107 इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। ये पॉजिटिव, ये 170 पॉजिटिव वाली वैल्यू है, ये नेगेटिव है, ये दोनों कट जाएंगी तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। यहाँ पे ऑलरेडी 0 है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज़ हैं, ये कट के यहाँ पे भी 0 है। बस लास्ट में 107/107 ये भी कट जाएंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गया। अब A.A इन्वर्स की हमारे पास की वैल्यू क्या आई है, A.A इन्वर्स हम फाइंड आउट कर रहे थे ना, A को A इन्वर्स के साथ हमने मल्टीप्लाई किया है तो ये हमारे पास क्या वैल्यू आई है 0.001, ये हमारे पास आई है। हमने वेरीफाई क्या करना था, A.A इन्वर्स इज इक्वल टू I। अब हम देखते हैं कि ये I क्या है, क्या ये I के इक्वल आया हमारे पास, A.A इन्वर्स I के इक्वल आया। I हमारे पास एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, ये आपने याद कर रखना है। ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है 3/3 होता है, कि मतलब 3 रो और 3 कॉलम है। अगर इस तरह से डिज़ाइन होता है, इस तरह से इसमें रोज़ और कॉलम यहाँ से 3/3 मैट्रिक्स है, ये इस तरह से डिज़ाइन होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो डायगनल एलिमेंट होते हैं, यहाँ पे डायगनल का मतलब है ये वितरी अरकान जो होते हैं या डायगनल में जो एलिमेंट होते हैं ये 1 होते हैं सिंगल, और बाकी जितने भी एलिमेंट होते हैं इसके अंदर वो सारे 0 होते हैं। इसको I का मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स।
और आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जो इस तरह 3x3 स्क्वायर में मैट्रिक्स होता है, जिसमें रोज और कॉलम की जो होती है नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम होता है वो इक्वल होता है, और डायगनल जो एलिमेंट होते हैं वो 1 1 1 होता है, डायगनल में 1 1 1 होता है और बाकी सारे जीरो होते हैं। अब हमें पता चल गया ना कि आई से क्या मुराद है, इनकी आई का क्या मतलब है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और वो किस तरह का होता है जिसमें डायगनल एलिमेंट 1 1 1 होते हैं और बाकी सारे क्या होते हैं, जीरो। अब हम देखेंगे कि क्या ये हम वेरीफाई कर पाए हैं, क्या ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो हाँ, ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें डायगनल में 1 1 1 एलिमेंट है और बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास क्या है, 0 0 0 0 0 0 0। तो हमने यहाँ पे लिख देना है हैंस प्रूव्ड A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू आई। ये हमने वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर, आपने नीट सारा करना है। इस तरह की मिस्टेक कोई बेदहानी में होती है तो आपकी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये देखें, ये जो चीज़ मैंने आपको समझाई है क्वेश्चन में ऐड नहीं करनी, ये सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स का बताने के लिए मैंने किया। बाकी ये चीज़ एंड पे लिखनी है, हैंस प्रूव दैट A डॉट A इनवर्स इज इक्वल टू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के केवल। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है, मतलब कि पास्ट पेपर से क्वेश्चन नंबर 5 और वीडियो को क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या, 2 पार्ट हैं ये, और ये थोड़े शॉर्ट क्वेश्चन है, ये बहुत लेंथी नहीं है, ये दोनों तो बहुत लेंथी क्वेश्चन थे। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बताया गया, पूछा गया, सॉल्व द इनइक्वालिटी x² + 4x - 12 स्मॉलर और इक्वल टू 0। इसमें दो तरीके हैं, मैं आपको आसान तरीके से फैक्टराइजेशन के तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी। पहले तो हम देखते हैं गिवन हमारे पास क्या है, इनइक्वालिटी को सॉल्व करना है। पहले हमारे पास इनइक्वालिटी दी क्या गई है, x², गिवन लिखेंगे हम x² + 4x - 12 स्मॉलर और इक्वल टू 0। इसको सिंपल अगर हम एक्सप्रेशन के तौर पे यहाँ पे लिखें तो ये है हमारे पास x² + 4x - 12 सॉल्यूशन में। इसको फैक्टराइजेशन के तरीके से अगर हमने करना है तो पहले हम देखेंगे, ये हमारे पास क्या है, स्क्वायर में वैल्यू है, ये 4x है और ये सिंपल हमारे पास एक है कांस्टेंट है। हम देखेंगे कि दो कौन सी ऐसे नंबर का अगर हम प्रोडक्ट लें, ये हम रफ में देखते हैं कि प्रोडक्ट लें तो दो ऐसे नंबर प्रोडक्ट लें, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। दो कौन से ऐसे नंबर मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये आए -12 आए, और दो कौन से ऐसे नंबर हैं वही नंबर उनका सम अगर लें या डिफरेंस हम उसका करें तो ये दरमियान वाला नंबर आए, मतलब कि 4 आए हमारे पास। दो नंबर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आए। 12 हमारे पास कैसे आ सकता है, 6 को 2 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 12 आ सकता है। 6 में से 2 माइनस करें तो हमारे पास 4 आ सकता है। देखें 6 को 12 के साथ अगर हम मल्टीप्लाई करें, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 2 टाइम हमारे पास क्या आ सकता है, 12। यहाँ पे 12 के साथ हमें क्या चाहिए, माइनस, तो इससे एक 2 के साथ माइनस लगा लेते हैं। 6 मल्टीप्लाई बाय -2 करें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। और अगर 6 -2 इसको मतलब हम ले रहे हैं तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। मतलब अब हमारे पास हम ये दो वैल्यूज़ लेंगे, 6 और 2, 6x - 2x। अब इस 4x की जगह पे दरमियान में फैक्टराइजेशन करते हुए, फैक्टराइजेशन मेथड, ये रफ में करना है, ये बस मैंने आपको समझाने के लिए किया। फैक्टराइजेशन मेथड में इसको सॉल्व करते हुए फिर हम यहाँ पे लिखेंगे x² एज इट इज़ लिखेंगे। इसकी जगह पे हमने दो नंबर कौन से ले लिए हैं अब, 6x और 2x। 6x पॉजिटिव में लिया और 2x किस में लिया, नेगेटिव में, प्लस 6x - 2x माइनस ये वाला 12 -12 एज इट इज़ आएगा। अब हम इसमें से इन दोनों वैल्यूज़ में से क्या कॉमन आ सकता है, 6 कॉमन आ सकता है, x कॉमन आ सकता है, क्योंकि इसमें भी x है इसमें भी x है। x अगर कॉमन ले तो हमारे पास आएगा x + 6। यहाँ से x कॉमन ले लिया, एक x यहाँ पे अंदर बच गया, और यहाँ से भी x कॉमन ले लिया तो 6 अंदर बच गया। यहाँ से -2 हम कॉमन ले सकते हैं इन दोनों में से, तो हमारे पास आएगा x प्लस, क्योंकि -2 लिया ना तो ये माइनस बाहर चला गया इसलिए यहाँ पे प्लस रह गया, 2 6 टाइम 12। अब हमारे पास ये दो पेयर बन गया, x - 2 और x + 6, x + 6 और x - 2, ये एक रह गया हमारे पास। इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको 0 के इक्वल रखते हुए हम अगर सॉल्व करें दोनों को तो x + 6 = 0 और x + 2 = 0। तो x हमारे पास आएगा x = 2, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है 2, उधर दूसरी साइड पे जाके ये हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरह 6 यहाँ पे पॉजिटिव है और उधर 0 के साथ जाके ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। x = 2,
x इज इक्वल टू -6। अब इसको हम आंसर में यूँ लिखेंगे -6, क्योंकि माइनस नेगेटिव वैल्यू है ना, माइनस में जो चली जाएगी, ये -6 नेगेटिव वैल्यू है, इज स्मॉलर और इक्वल टू x। ये x हमारे पास और x स्मॉलर और इक्वल टू 2, ये इन दोनों के बीच में है, +2 और -6 के दरमियान में कहीं पे ये x है। ये नेगेटिव वैल्यू है और ये पॉजिटिव वैल्यू है। हमने इसको सिंपल इस इनइक्वालिटी को फैक्टराइजेशन के मेथड से सॉल्व कर दिए, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट था। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट बी। पार्ट बी हमारे पास क्या है, उसमें ये है सॉल्व ग्राफिकली एंड चेक योर आंसर अलजेब्रिकली। -x + 3y = 2, 4x - 12 = -8। तो हम सबसे पहले स्टेप में हम इसको इक्वेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे। सॉल्यूशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने वाले हैं, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे कि सिंप्लीफाई इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, इसलिए लिखेंगे -x + 3y = 2, और दूसरी इक्वेशन भी साथ में लेंगे 4x - 12 = -8। ये दोनों इक्वेशन हमने ले लिया है। इसको अगर हम सिंपल करेंगे, 3y को इधर ही रखें तो दूसरी साइड पे क्या है 2, और यहाँ पे ये नेगेटिव x है, उधर जाके क्या दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा पॉजिटिव x, ये प्लस का x हो जाएगा। यहाँ पे 4x एज इट इज़ रहेगा, ये -8 है, ये -12 दूसरी साइड पे जाके +12 हो जाएगा। अब इधर y, ये इसके साथ से कोफिशिएंट को अगर हमने ख़त्म करना है, y इसी साइड पे रहेगा, तो 2 + x यहाँ पे लिख के, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। और दूसरी इस वैल्यू को भी ऐसे सॉल्व करेंगे, 5x = +12 है और -8 है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 4 आएगा। ये 4 इस साइड पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा 4/4। अब यहाँ पे ये हमारे पास y की वैल्यू क्या है 2 + x/3, ये हमारे पास सिंप्लीफाई होगा, इससे मज़ीद ये आगे नहीं जा सकता। और x = 4 को 4 के साथ यहाँ पे कट करेंगे तो ये हमारे पास 1 आएगा। इस तरह से पहले हमने इसको सिंप्लीफाई किया, दोनों इक्वेशंस को हमने सिंप्लीफाई किया। अलजेब्रिकली अगर हम इसका इंटरसेक्शन करें तो इंटरसेक्शन अलजेब्रिकली, तो हम x = 1 सब्सटीट्यूट करेंगे इसमें, इस वैल्यू पास x = 1 हमारे पास आ गया। अब हम इसमें x = 1 इसमें सब्सटीट्यूट करेंगे। इसमें अगर करें तो पहले लिखेंगे कि हम स्टेप में जो करने वाले हैं वो यहाँ पे लिखेंगे, सब्सटीट्यूट x = 1 इंटू y = x + 2/3। इसमें हम x की वैल्यू पुट करने वाले हैं 1, तो इसलिए यहाँ पे हमने लिखा है y = 2, ये हमने एज इट इज़ पहले लिखा है x + 3, और इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या है 1, x की जगह पे हम 1 लिख देंगे और नीचे यहाँ पे 3 आएगा। 2 + 1 = 3/3, 3 से काटो के यहाँ पे क्या आएगा 1, तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आई है 1 और y की भी क्या है 1। इस पॉइंट पे अब हमारे पास पॉइंट क्या बनेगा 1 1, इस तरह से 1 1 हमारे पास पॉइंट बनेगा। अगर हम इसको, उन्होंने बोला था कि अलजेब्रिकली इसको सॉल्व करना है और ग्राफिकली इसका बताना भी है कि कैसे ये हमने लिखना है। अब हम इसको अगर ग्राफिकली लिखें तो हम ऐसे लिखेंगे, ग्राफिकली भी इसका एक्सप्रेशन लिखना नहीं है। देखिए क्वेश्चन में 2 चीज़ें पूछी गई हैं, ग्राफिकली भी सॉल्व करना है, अलजेब्रिकली आंसर भी बताना है। अलजेब्रिकली आंसर तो हमने बता दिया, अभी ग्राफिकली लिखेंगे। फर्स्ट लाइन जो हमारे पास y है वो हमारे पास क्या आई है, ये 2 + x/3, 2 + x/3 ये हमने लिख दिया। दूसरा स्लोप हमारे पास, इसको अगर हम इग्नोर करते हुए इस चीज़ को निकालें तो ये नीचे की चीज़ हमारे पास, फ्रैक्शन के नीचे हमारे पास क्या बचेगा 1/3 रह जाता है ना, फ्रैक्शन वाली चीज़ में 1/3। तो स्लोप m हमारे पास किस पे है, स्लोप किस पे बन रही है 1/3 पे। ये ग्राफ के अकॉर्डिंग है, ग्राफ पे इस तरह से ये बनेगा ऐसे। y इंटरसेप्ट हमारे पास क्या है, y इंटरसेप्ट हमारे पास है 0 और 2/3, ये देखें 2/3 है ना, इसमें है हमारे पास। फिर हम सेकेंड लाइन का अगर बताएंगे, एक लाइन तो x एक्सिस होती है और एक y इंटरसेप्ट तो हमने ये बताया ना, अगर x का बताया तो x = 1, क्योंकि ये देखें x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 आई थी ना, ये x की वैल्यू हमारे पास 1 आई थी, इसलिए हम यहाँ पे x का बता रहे हैं, x एक्सिस का x = 1 एंड
वर्टिकल लाइन थ्रू x इज इक्वल टू 1। ये हमने सिंपल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करके इसको सिर्फ ग्राफिकली हमने बता दिया कि किस तरह से हम ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे। बस ये क्वेश्चन नंबर 7 का बी पार्ट भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास सॉल्व है। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, डिटरमाइन द लोकेशन एंड वैल्यूज ऑफ द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम फॉर द गिवन फंक्शन। गिवन फंक्शन हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू -6s + 7 और 0 ग्रेटर और स्मॉलर स्मॉलर और इक्वल टू एक्स, स्मॉलर और इक्वल टू 3। अगर देखें तो ये हमारे पास नेगेटिव वैल्यू है ना -6, यहाँ पे ये -6 है। इसका मतलब है वैसे तो ये है लीनियर है, लीनियर इक्वेशन है। और अगर हम देखें ये नेगेटिव में वैल्यू जा रही है, -6 जीरो से नीचे है, जीरो के लेफ्ट साइड पे है वैल्यू, तो ये नेगेटिव वैल्यू है। तो फिर स्लोप क्या है हमारे पास? नेगेटिव। इधर हम लिखेंगे, इससे हमें क्या पता चला? द स्लोप इज नेगेटिव। किससे पता चला है? क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव है, -6 है। और दूसरी चीज़ क्या है, इसका अगर स्लोप नेगेटिव है, स्लोप इस तरह से माइनस वाली वैल्यू में आ गया है, तो लाइन इज़ डिक्रीजिंग, लाइन फिर डिक्रीज कर रही है। वो जो स्लोप है वो डिक्रीज कर रहा है, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव करते हुए झुक रहा है, वो स्लोप डिक्रीज कर रहा है। तो फिर हम इसको, इस लाइन को भी ऐसे लिखेंगे, सो द लाइन इज डिक्रीजिंग। पहले इसको स्टेटमेंट को और इसकी इक्वेशन को, ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई है इसको समझते हुए ये स्टेटमेंट हम बनाएंगे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जाते हुए ये जो उसके ऊपर जो स्लोप होगी वो झुक रही है या डिक्रीज हो रही है। इसका क्या मतलब है? दैट मीन्स, इसका मतलब ये है कि जो लार्जेस्ट वैल्यू, जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है, विल बी एट मैक्सिमम स्मॉलेस्ट एक्स। जो बड़ी से बड़ी वैल्यू है ना, मतलब कि जो लार्जेस्ट वैल्यू, जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमने ये फाइंड आउट करनी है, वो किस पे होगी? स्मॉलेस्ट एक्स पे होगी। और हमारे पास एक्स स्मॉलेस्ट कब होगा? जब एक्स 0 होगा। और एक्स ग्रेटेस्ट कब होगा? जब एक्स 3 होगा। ये दोनों वैल्यूज तो उन्होंने हमें खुद ही बता दी हैं। एक्स स्मॉलेस्ट 0 पे होगा और एक्स ग्रेटेस्ट किस पे होगा? 3 पे होगा। मैक्सिमम वैल्यू पूछी, अगर हमने ये फाइंड आउट करनी है तो एक्स को हम 0 के इक्वल रख के इस फंक्शन में पुट करके आंसर निकालेंगे। और अगर हमने मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो फिर हम ये एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू रखेंगे। एक्स की ग्रेटेस्ट वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी। इसको सॉल्व करने के लिए अब देखते हैं, पहले हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखते हैं। लिखेंगे फॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम, एब्सोल्यूट मैक्सिमम के लिए हम क्या कर रहे हैं? हम इसको करेंगे इवैल्यूट एंड पॉइंट्स। ये जो हमें उन्होंने ये बताए हैं, x इज इक्वल टू 0 पे अगर हम देखें, x को 0 के इक्वल रखें इस फंक्शन में, अगर हम पुट करें f0, x की जगह पे हम 0 रख रहे हैं, -6 0 + 7, इसको अगर हम सॉल्व करें तो आएगा -6 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, +7, f(0) इज इक्वल टू 7। तो फिर इसकी वैल्यू क्या आई है? 7 किस पे? एट x इज इक्वल टू 0 पे। जब x इज इक्वल टू 0 रखा तो हमारे पास वैल्यू क्या आई है? 7। अब हम एट x इज इक्वल टू 3, x को 3 पे, 3 के अकॉर्डिंग अगर हम इस फंक्शन में रख के पुट करें तो x की जगह पे यहाँ इस फंक्शन में हम 3 रखेंगे तो आएगा -6 × 3 + 7। इसको हम सिंप्लीफाई करें तो आएगा, -6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आएगा? -18 + 7 इज इक्वल टू -11। अब यहाँ पे हम किस पे आया था? एट x इज इक्वल टू 3। जब x इज इक्वल टू 0 था तो क्या आया था? 7। x इज इक्वल टू 3 है तो क्या आया? -11। अब इसको अगर रिजल्ट के तौर पे लिखें, एज अ रिजल्ट यहाँ पे लिखें, क्योंकि हमने मैक्सिमम और मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यूज ही बताना था ना किस किस पॉइंट पे है, तो हम ये लिखेंगे एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 7 एट x इज इक्वल टू 0। 7 है किस पे? x इज इक्वल टू 0 पे। x इज इक्वल टू 0 पे 7 हमारे पास क्या आ गया? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। और एब्सोल्यूट
मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू हमारे पास क्या है, क्या ये वैल्यू -11 और किस पे आई है, किस पॉइंट पे, x इज इक्वल टू 3 पे। तो हम लिखेंगे -11 एट x इज इक्वल टू 3, ये वाला लिखा है हमने। x इज इक्वल टू 7 आई थी हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू, किस पे, 0 पे, पॉइंट 0 पे। और x अगर हमने 3 पुट किया था तो 3 पे कौन सी वैल्यू आई थी, -11। इसको अगर हमने पॉइंट्स में इस तरह से लिखना है तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हमारे पास x3 है, जब हमने x जब 0 रखा है तो कौन सा पॉइंट आया, y हमारे पास 7 आया, x3 रखा है तो क्या आया, -11। तो फिर हम मैक्सिमम वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर हम इस तरह पॉइंट बनाए तो इस तरह, और मिनिमम वैल्यू को इसको -11 और 3 को इस तरह से 3 -11, इसमें इस तरह से लिखने में ये चीज़ x के तौर पे ली गई है और ये चीज़ y के तौर पे ली गई है, ये x और y के तौर पे यहाँ पे आया। और इसका ये स्लोप इसमें लेफ़्ट से राइट साइड पे डिक्रीज़ होगी। इसका ग्राफ थोड़ा सा, ये मैं आपको रफली थोड़ा सा बता देती हूँ कि अगर हम ग्राफ के तौर पे इसको देखें तो ये किस शेप का ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ पे 0 1 2 3 है और यहाँ पे अगर नेगेटिव में वैल्यू है -10 -8 माइनस, यहाँ पे -4 -2 0 7, ऊपर पॉजिटिव की तरफ जाएंगी ना, 0 के अगर राइट साइड पे या ऊपर की तरफ पॉजिटिव होंगी और बाकी सारी नेगेटिव होंगी। तो ये कहीं जहाँ पे 7 पे बन रहा है अगर, तो इधर इसके 7 के करीब करीब इस किसी पॉइंट पे अगर ये बनेगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे 3 के इधर लगभग यहाँ पे अगर करीब करीब बनेगा, तो इस तरह की स्लोप इस तरह की आएगी कि यहाँ से 7 में से पास करती हुई यहाँ पे ये लेफ़्ट टू राइट जैसे डिक्रीज़ हो रही है, ये आपको पता चल रहा है। यहाँ पे फिर हम पॉइंट्स भी लिख देंगे, 3 और -11 ये कौन से हैं, मिनिमम एब्सोल्यूट वैल्यू है, और यहाँ पे ये हमारे पास मैक्सिमम है, इस पॉइंट पे हमारे पास मैक्सिमम है और इस पॉइंट पे हमारे पास मिनिमम है। इस तरह से ये रफली मैंने आपको ग्राफ बनाकर थोड़ा सा बताया। ये आप अगर क्वेश्चन में अगर ज़्यादा उसको करना चाह रहे हैं, प्रॉपर लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर अगर करना चाह रहे हैं, तो इसको ग्राफ को नीट करके आप ग्राफ भी बना सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी हमारे पास क्या है, स्केच द, इसको हटा देते हैं। पार्ट बी हमारे पास है, स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e पावर -2x -4x। अब हम ये देखेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में। हमारे पास गिवन डाटा है क्या, हमारे पास है e पावर -2x, ये हमारे पास क्या है, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिके, दिस इज एन एक्सपोनेंशियल डिके। जो हमारे पास गिवन डाटा है उसको ध्यान से देख के पहले वो लिखेंगे। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ क्या है, -4x ये स्ट्रेट लाइन है विद स्लोप -4, स्लोप -4 के साथ ये नेगेटिव में वैल्यू जा रही है ना, पिछले क्वेश्चन में भी यही चीज़ स्लोप के बारे में समझाई थी, नेगेटिव में वैल्यू जा रही है तो स्लोप डिक्रीज होगा। कि -4x इज अ स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है ग्राफ के तौर पे अगर हम इसकी बात करें तो इस तरह विद स्लोप -4। और अगर हम इसके ग्राफ के बारे में बात करें तो ये ग्राफ जो है ना कॉम्बिनेशन होगा दोनों का कॉम्बिनेशन होगा, इसलिए इसके बारे में भी हम लिख देते हैं, द ग्राफ विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। अब इसको वैल्यू को, इस वैल्यू को हम पहले सिंप्लीफाई करते हैं, इसका पहले डेरिवेटिव लेते हैं फंक्शन का, इसको सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका एंड पे ग्राफ बनाएंगे। अगर इस पर डेरिवेटिव अप्लाई करें तो हमारे पास इस फंक्शन पे अप्लाई करें, अंदर ये वाला फंक्शन लिखेंगे -4x, इस पर अगर हम अप्लाई करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो चीज़ पावर में होती है वो स्टार्ट में आ जाती है, पावर वाली वैल्यू किधर आ जाती है, शुरू में आ जाती है, इसलिए ये आएगा -2e -2x -4। ये इसको सिंपल, जैसे मैंने आपको डेरिवेटिव लेने का तरीका बताया है उस तरह से सिंपल अगर इसका डेरिवेटिव लें, विद रिस्पेक्ट टू x ले रहे हैं इसलिए x यहाँ पे हमारे पास 0 हो गया, -2 यहाँ पे स्टार्ट में आ गया, ये इसके ऊपर ये इसकी पावर एज इट इज़ आ गई है, ये -4 ये कांस्टेंट ये था
इसके साथ x था तो ये ख़त्म हो गया, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में था तो ये एज इट इज़ आया। अगर ये खाली कांस्टेंट के तौर पे होता तो ये भी 0 हो जाता, और ये x क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x लिया जा रहा है इसलिए ये x इसमें से ख़त्म हो गया, ये 0 के इक्वल आ गया। अब ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गया। यहाँ पे हम लिखेंगे सेट डेरिवेटिव टू 0, हम 0 के इक्वल ले रहे हैं डेरिवेटिव को, इसको सॉल्व करने के लिए -2e⁻⁻2x-4, इसको किसके इक्वल 0 के इक्वल रख रहे हैं। यहाँ पे ये कांस्टेंट इसके इस साइड पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, इधर माइनस का था इधर जाके प्लस हो गया 0 के साथ। अब e-2x यहाँ पे ये चीज़ इसके साथ 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, -2 पूरा का पूरा -2 इधर आएगा, इसका साइन ही चेंज कर देना। e⁻−2x इज इक्वल टू 1 टाइम 2 टू 2 टाइम 4, तो यहाँ पे -2 आ जाएगा। तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आई है -2। अगर हम इसको सिंपल ग्राफ बनाएं, ग्राफ की सूरत में अगर हम इसको लिखें तो ये अच्छा इन्होंने ग्राफ बनाने का क्वेश्चन में बोला हो तो आप ग्राफ बनाएं, वरना ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव में वैल्यूज़ हैं, न्यूट्रल दरमियान में न्यूट्रल वैल्यू है, और इधर पॉजिटिव, राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे नेगेटिव वैल्यू होती है, और इसका थोड़ा सा इस टाइप का स्लोप आएगा, इस तरह से डिक्रीज़ होता हुआ यहाँ पे ऐसे स्लोप आएगा, और इसकी वैल्यू कहीं यहाँ पे कहीं जाके इसका जो है ना पॉइंट होगा, क्योंकि ये -2 है ना, ये -2 है इसकी वैल्यू, तो थोड़ा सा इस टाइप का इसका ग्राफ बनेगा। ये रफली सा मैंने आपको ग्राफ बना के दिखाया। अगर ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता तो ग्राफ बनाने की आपको ज़रूरत नहीं, इसको सिंपल इस तरह से आप इसको सॉल्व करके भी बता सकते हैं, इस तरह स्टेटमेंट में आप इसको बता सकते हैं कि किस टाइप का ग्राफ बनेगा। लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, जिस तरह इस एक ही पार्ट है 20 नंबर का, वो क्वेश्चन आ जाता तो फिर आपको ये ग्राफ बनाने की ज़रूरत है, फिर आप नीटली करके जो है ना ग्राफ बना लें। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी एंड होता है। अगर आपने पूरे सेमेस्टर में बुक से तैयारी नहीं भी की, अगर आप इन पास पेपर से जैसे मैं आपको हर चीज़ कॉन्सेप्ट बेस समझा रही हूँ, अगर आप इस तरह से भी पास पेपर के वीडियोस देख के तैयारी कर लें तो इंशाल्लाह आपके अच्छे ग्रेड्स आ जाएंगे। फिर आपको एंड टाइम पे आपको टेंशन नहीं रहेगी, आप पास कर सकेंगे पेपर, बल्कि अच्छे ग्रेड्स भी आपके आ जाएंगे, क्योंकि ये सारे अब मैट्रिसेस का अगर आप कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो एक क्वेश्चन आता है या 2 भी आ जाते हैं। उस लास्ट पास पेपर में आपने देखा था 2 क्वेश्चन आए हुए थे, तो आराम से आपके 20-20 नंबर के 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। 40 नंबर तो आराम से यहीं से आ जाएंगे। एक क्वेश्चन जैसे 20 नंबर का होता है तो 40 नंबर तो यहीं से आ जाएंगे। पासिंग मार्क्स भी 40 होते हैं, तो फाइनल में आपको 40 तो सिर्फ एक क्वेश्चन करने से आ जाएंगे, 2 क्वेश्चन करने से आ जाएंगे, एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट लेने से। इसी तरह फंक्शन वाला क्वेश्चन ये बहुत आसान होता है। प्रोबेबिलिटी वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, प्रोबेबिलिटी के चैप्टर को अच्छे से कर लें। अगर आपने प्रोबेबिलिटी का चैप्टर नहीं किया हुआ, बुक से नहीं किया हुआ, तो पास पेपर की वीडियोस देख के, इसमें तो प्रोबेबिलिटी का मैं पूरा का पूरा आपको कॉन्सेप्ट दे रही हूँ। लिमिट वाले क्वेश्चन को मैं आपको छोटे बच्चों की तरह एक स्टेप बाय स्टेप उसमें छोटा स्टेप करके प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन ये सब कुछ स्टेप बाय स्टेप समझा के कर रही हूँ। इस तरह मैट्रिसेस का इन्वर्स लेना, फंक्शन को सॉल्व करना, इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना प्रॉपर आपको समझाया जा रहा। आप ये वीडियोस देख के आसानी से अपने जो है फाइनल एग्जाम्स में पासिंग मार्क्स ले सकते हैं, अच्छे खासे ग्रेड्स ले सकते हैं, अगर आप ये भी ध्यान से कर लें।